अस्सलाम वालेकुम। फिजिक्स की दुनिया में एक बार फिर खुशामदीद। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात कर रहे हैं जो बज़ाहिर तो सादा लगता है, लेकिन फिजिक्स के क़वानीन की बिल्कुल बुनियाद है। तब्बई मिक़दारों की डायमेंशंस। और ये एफएससी के पहले साल के तुलबा के लिए तो ख़ास तौर पर बहुत ही अहम है। हमारा मकसद आज सिर्फ ये जानना नहीं कि डायमेंशंस क्या हैं, बल्कि ये समझना है कि ये फिजिक्स में इतनी ज़रूरी क्यों हैं और इन्हें जो है ना मसावात को समझने और जांचने के लिए कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आइए इस दिलचस्प मौजू की गहराई में उतरते हैं। जी बिल्कुल। देखें, बुनियादी बात यह है कि फिजिक्स में हम बहुत सी मिकदारों से वास्ता रखते हैं। लंबाई, वक्त, कमियत, रफ्तार, कुव्वत और बहुत कुछ। इन सब की एक बुनियादी तबई नौयत होती है। तो डायमेंशंस जो हैं वो इसी नौयत को जाहिर करने का एक अलामती तरीका है। हम हर बुनियादी मिकदार जैसे लंबाई, कमियत और वक्त को एक खास अलामत देते हैं, जिसे हम बड़ी ब्रैकेट्स में लिखते हैं। हाँ, ये बात समझ में आई। जैसे आप कह रही हैं कि किसी भी किस्म की लंबाई हो, मेज़ की लंबाई, कमरे की चौड़ाई या कुत्र या रोशनी का साल भी, जो कि फासला ही है, उन सब की बुनियादी नोयत तो लंबाई ही हुई। तो इन सब की डायमेंशन एक ही होगी, एल। बिल्कुल। और इसी तरह कमियत यानी मास के लिए m और वक्त यानी टाइम के लिए t। ये तो जैसे फिजिक्स की जुबान के हुरूफे तहजी हो गए, है ना? आपने बहुत अच्छी मिसाल दी। जी हाँ, ये LMT बुनियादी इकाइयां हैं। अब ज्यादातर दूसरी तबई मिकदारें जो हैं वो इन बुनियादी मिकदारों के मिलाप से ही बनती हैं। और यहीं से असल दिलचस्पी शुरू होती है कि हम इन बुनियादी डायमेंशंस को इस्तेमाल करके दूसरी यानी अख्शशुदा मिकदारों की डायमेंशंस कैसे बना सकते हैं। अच्छा, तो जैसे रफ्तार है, स्पीड, हम जानते हैं कि ये फासला यानी लंबाई को वक्त पर तकसीम करने से हासिल होती है, मीटर फी सेकंड। तो इसकी डायमेंशंस कैसे बनेंगी? क्या ये सीधा सीधा एल को टी से तकसीम करना होगा? बिल्कुल, आपने सही पकड़ा। रफ्तार, जिसे हम v से जाहिर कर सकते हैं, उसकी डायमेंशंस लंबाई l को वक्त t से तकसीम करने से मिलती हैं। v = lt, जिसे हम ज्यादा मयारी तौर पर lt-1 लिखते हैं। lt-1, ठीक है। जी, इसी तरह इसरा यानी एक्सेलरेशन, जो रफ्तार में तब्दीली की शरह है, मीटर फी सेकंड, उसकी डायमेंशंस a = lt-1t यानी lt-2 बनती हैं। ओह अच्छा, तो ये एक तरह से बनता चला जाता है। और कुव्वत यानी फोर्स का क्या होगा? इसके लिए तो हम न्यूटन का दूसरा कानून F = ma इस्तेमाल करते हैं। तो क्या हम कमियत m की डायमेंशन को इसरा lt-2 की डायमेंशन से ज़रब देंगे? यकीनन, बिल्कुल ऐसा ही है। कुव्वत F की डायमेंशंस ma से आती हैं, यानी m ज़रब lt-2, जो मिलकर mlt-2 बन जाती हैं। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये सिर्फ अलामती खेल नहीं है, ये मिक़दारों के दरमियान हकीकी तबई ताल्लुक़ को ज़ाहिर कर रहा है। ये तो वाकई बहुत ताकतवर टूल लगता है। मैंने सुना है कि इस इल्म का एक बड़ा अमली इस्तेमाल डायमेंशनल तज्जिया यानी डायमेंशनल एनालिसिस है। उससे क्या मुराद है और ये हमारे लिए कैसे मुफीद है? जी, डायमेंशनल तज्जिया एक बहुत ही कारआमद तकनीक है। इसका सबसे आम और अहम इस्तेमाल किसी भी दी गई तिब्बी मसावात या फॉर्मूले की दुरुस्ती को जांचना है। इसके लिए हम एक उसूल इस्तेमाल करते हैं जिसे मसावात की हम आहंगी या होमोजेनिटी ऑफ फिजिकल इक्वेशन कहते हैं। हम आहंगी यानी मसावात के दोनों तरफ एक जैसी चीजें होनी चाहिए, एक जैसा मामला। बिल्कुल, इसका बुनियादी मतलब ये है कि किसी भी दुरुस्त तिब्बी मसावात में मसावात के बाएं जानिब यानी लेफ्ट हैंड साइड की मिकदार की जो डायमेंशंस हैं वो लाजमन दाएं जानिब राइट हैंड साइड की मिकदार या मिकदारों के मजमूए की डायमेंशंस के बराबर होनी चाहिए। आप तभी तौर पर, मिसाल के तौर पर, लंबाई में वक्त जमा नहीं कर सकते, है ना? बिल्कुल इसी तरह जैसे आप 5 किलोग्राम में 2 मीटर जमा नहीं कर सकते। हाँ, ये तो जाहिर सी बात है। सेब में आप माल्टे तो जमा नहीं कर सकते। बिल्कुल वही बात है। तो डायमेंशंस इस बात को यकीनी बनाती हैं कि हम एक ही किस्म की तिब्बी मिकदारों का मुवाजना कर रहे हैं या उन्हें जमा तफरीक कर रहे हैं।
اچھا، تو مطلب یہ ہوا کہ اگر مجھے کوئی فارمولا دیا جائے تو میں دونوں طرف کی ڈائمینشنز نکال کر چیک کر سکتا ہوں کہ کیا یہ فارمولا کم از کم ڈائمینشنز کے لحاظ سے ٹھیک ہے یا نہیں۔ یہ تو ایک قسم کا بنیادی سینٹی چیک ہو گیا۔ آپ نے بالکل صحیح سمجھا، یہ ایک لازمی شرط ہے۔ اگر کوئی مساوات ڈائمینشنز کے لحاظ سے درست نہیں تو وہ یقینی طور پر غلط ہے۔ البتہ ایک بات یہاں یاد رکھنے کی ہے، وہ یہ کہ اگر کوئی مساوات ڈائمینشنز کے لحاظ سے درست ہو بھی جائے تو یہ ضروری نہیں کہ وہ طبعی طور پر بھی 100% درست ہو۔ اچھا، وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ ہو سکتا ہے اس میں کوئی بغیر ڈائمینشن والا عددی سر، یعنی کوئی کانسٹنٹ، ڈائمینشن لیس کانسٹنٹ جیسے 12 یا 2 پائے غلط ہو۔ ڈائمینشنل تجزیہ اسے نہیں پکڑ سکتا کیونکہ ان کانسٹنٹس کی کوئی ڈائمینشن نہیں ہوتی۔ یہ ایک اہم نقطہ ہے۔ ٹھیک، اب اگر ہم خاص طور پر ایف ایس سی کے امتحانات کے نقطہ نظر سے بات کریں تو طلباء کو اس ٹاپک کی تیاری کیسے کرنی چاہیے؟ کیا چیزیں اہم ہیں؟ جی، امتحانی تیاری کے لیے سب سے پہلے تو یہ ضروری ہے کہ بنیادی مقداروں ایل، ایم، ٹی کی ڈائمینشنز اچھی طرح سے یاد ہوں۔ یہ تو بالکل بنیادی ہیں۔ پھر چند اہم آخذ شدہ مقداروں جیسا کہ ہم نے بات کی، رفتار LT-1، اسراء LT-2، قوت MLT-2 اور ایک اور اہم مقدار کام یا توانائی ML²T-2۔ ان کی ڈائمینشنز نکالنے کی خوب مشق کرنی چاہیے۔ ٹھیک، اور وہ جو مساوات کی درستی جانچنے والے سوالات ہوتے ہیں وہ تو اکثر سننے میں آتا ہے کہ ایم سی کیوز اور مختصر سوالات میں بہت آتے ہیں نا؟ جی ہاں، بالکل۔ ڈائمینشنل تجزیے کا استعمال کرتے ہوئے مساوات کی ہم آہنگی چیک کرنے والے سوالات بہت عام ہیں، یہ اکثر پوچھے جاتے ہیں۔ طلباء کو چاہیے کہ وہ مختلف مشہور مساوات جیسے حرکت کی مساوات ایکویشنز آف موشن ہے یا آئنسٹائن کی مشہور مساوات E=mc² ہے، ان کو لے کر ان کی ڈائمینشنل درستی چیک کرنے کی بار بار مشق کریں۔ یہ مشق نہ صرف امتحان میں کام آئے گی بلکہ اس سے یہ تصور بھی زیادہ پختہ ہوگا۔ یاد رکھیں، فزکس میں فارمولے رٹنے سے زیادہ اہم یہ ہے کہ ان کے پیچھے جو اصول اور تعلقات ہیں انہیں سمجھا جائے۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ڈائمینشنز صرف علامتی نشان نہیں ہیں بلکہ یہ طبعی مقداروں کی اصل فطرت کو سمجھنے کا اور ان کے درمیان جو تعلقات ہیں ان کو جانچنے کا ایک بنیادی اور بہت طاقتور ذریعہ ہیں۔ یہ فزکس کی زبان کا ایک لازمی حصہ ہیں۔ بالکل درست کہا آپ نے۔ اور یہ گفتگو ہمیں ایک دلچسپ سوال پر چھوڑ جاتی ہے جس پر طلباء کو غور کرنا چاہیے۔ کیا ہم واقعی طبعی قوانین کی گہرائی اور ان کی خوبصورتی کو پوری طرح سمجھ سکتے ہیں اگر ہم ان کی ڈائمینشنل بنیاد کو نہ سمجھیں؟ میرے خیال میں اس نقطے پر غور کرنا اس تصور کی اہمیت کو مزید واضح کر دے گا۔